बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देखा नेशनल असेंबली, ठीक है, डिबेट ज़रूर होनी चाहिए, मुस्बत डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जो आज मनाज़र नज़र आ रहे थे ये नए नहीं हैं। लेकिन क्या यही जमहूरियत है जिसके हवाले से बात होती है? कोई प्रोडक्टिव बात शायद आज भी नहीं हो सकी। लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी तकरीर बजट के हवाले से मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमती ऐवानों से जब बात की जाती है तो ये कहते हैं वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी जाती, तो ये तो इन रिस्पॉन्स होता है जो भी होता है। और अपोजिशन ज़्यादातर दरोगोई से काम लेती है या कहा जाता है कि झूठ बोलती है। अपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर आज़म गलत बयानी से काम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और मामला यानी प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, वो भी हमारे सामने है कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब बारहा कहते रहे कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें जरदारी साहब की। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसा रवैया था माजी के अंदर और कौन सा रवैया है जो अब तब्दील हो चुका है। लेकिन लीगल ओपिनियन का सहारा लिया है स्पीकर नेशनल असेंबली ने। वो कहते हैं हमें लीगल ओपिनियन चाहिए इसके ऊपर। बहरहाल उनकी एक अपनी पोजीशन है। दिलचस्प बात यह है कि जो नई लीडरशिप है इन दोनों जमातों की, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है अपनी जमात के, और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज, उनकी आपस में मुलाकात होती है। एलामिया जो आता है उसके अंदर ये कहा जाता है कि कोशिश होगी कि अवाम दुश्मन बजट ना पास हो सके। अवाम दुश्मन बजट पास होगा या नहीं होगा, ये भी आज का सवाल है। और इन दोनों जमातों के जो रहनुमा है, नए रहनुमा यानी नौजवान नस्ल जब वो मिल रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान के, बड़े करीब से हमने उन्हें लिया है, सिर्फ अमेरिका से। तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अली नवाज अवान साहब स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और रुबीना खालिद साहिबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहिबा आपकी। आज के एक प्रोग्राम की एक स्पेशल बात यह भी है कि मैंने प्रोग्राम को फॉर्मुलेट इस तरह किया है कि मैंने अली नवाज अवान साहब और मुसद्दिक मलिक साहब दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो बात कर नहीं सकते, ये बात करेंगे, मैं इनसे बातें करवाऊंगा, लेकिन एक दूसरे की लीडरशिप के हवाले से। वो अली भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, मलिक साहब इतना साथ मेरा जरूर दीजिएगा, अपनी लीडरशिप के हवाले से जरूर बात करें। तो जरा गुफ्तगू का आगाज मैं कर देता हूँ। अली नवाज अवान साहब, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर ही मौजूद थे। ये ऐसे ही चलता रहना है मामला, नहीं चलने देनी असेंबली, करने देते लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर? सर देखें हो क्या रहा है कि 9 महीने आपने देखा कि जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकते थे, जो भी रवायात थी, हमने उनके ऊपर बिल्कुल चलने की कोशिश की। कहा गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाए शहबाज शरीफ साहब को, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बना दिए, उनको बना देते हैं जी। फिर कहा जी जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका हेड बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने COD किया हुआ है, तो रवायात है। हमने कहा अच्छा जी हम बना देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमारे जितने पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको मैक्सिमम टाइम मिलना चाहिए असेंबली के अंदर। स्पीकर साहब ने उन्हें मैक्सिमम टाइम दिया। अब ये देखें कि हो क्या रहा है। 9 महीने से होता ये है कि एक याद करा देता हूँ आपको कि असद उमर साहब ने एक मनी बिल पेश किया था। मनी बिल के ऊपर जो बात होनी चाहिए थी वो उस मनी बिल के हवाले से होनी चाहिए थी कि जो उसके ऊपर एग्जेम्पशंस दी गई थी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, SMEs को, हमारे फार्मर्स को, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने ओपन की तकरीर और उन्होंने पूरी की पूरी तकरीर नैब के ऊपर कर दी, 1 घंटा बोलते रहे। अच्छा, ठीक उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को फ्लोर मिला और उन्होंने भी 1 घंटा तकरीर की और पूरी GIT के खिलाफ तकरीर कर दी। हमने कहा कि आप भी वोट लेके आए हुए हैं, लोग आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप उनकी आवाज़ उठाएंगे और इस मनी बजट पे आप हमारी आवाज़ बन के उठेंगे वहाँ। ठीक है, हुआ तो फैसला क्या आपने किया, क्या मैंने नहीं बोलने देना, जवाब देने का? नहीं, अब क्या फैसला है कि नहीं बोलने देना? जवाब देने का जब मौका आया तो इन सारी ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। उसके पहले अगर आपको याद होगा 2010 कॉन्स्टिट्यूशन का लाहौर हाई कोर्ट 2010 एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट के लिए कि 6 से 9 जजेस होने कि हमने उसमें लेके आए। उस पर जब वोटिंग उससे पहले जो उस पर डिबेट होनी थी, अपनी तकरीर की, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की और बाइकआउट कर दी और कोरम की निशानदेही कर दी। जब कोरम पूरा निकला फिर वापस आए और कोई उसके ऊपर तहरीक जमा नहीं थी सवाए में बट अली भाई जरा मेरा सवाल का जवाब देना सर, जो आप आज कर रहे हैं वो कितना हेल्पफुल है बजट डिबेट को आगे लाने के लिए? आपने बजट पेश कर दिया, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर मुकम्मल होगी तो बजट के ऊपर कोई सिर है हासिल गुफ्तगू होगी ना। आप भी तो लगभग वही करते जा रहे हैं। आप ये चाहते हैं, अब मुनीब भाई एथिक्स कमेटी बनी है,
एथिक्स कमेटी का काम ये था कि वो इसको सारे मैनेज करेगी, पूरे पार्लियामेंट के तरीका का, सारे पार्लियामानी लीडर्स उसमें जाते हैं, ये आपसे सारी बात डन करते हैं, बाहर आके सारा उसे उलट करते हैं। आप खान साहब को बोलने नहीं देते, कहते हैं वो इजलास में जितनी दफा आए इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। वो कहते हैं जवाब चाहते किससे? और अगर लेट्स सपोज, ये बात जरा सुनिएगा मुनीब भाई, तरीका ये है कि आप बात सुनना नहीं चाहते उनकी, बजट तकरीर आप सुनना नहीं चाहते, तकरीरें आप JIT नैब पे करना चाहते हैं। कोई इजलास आज तक आपने रेक्विजिट नहीं कराया महंगाई के ऊपर, इजलास के अंदर कोई तकरीर में गरीब की बात नहीं की है, तो आप फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि जो टीटियां लगी हैं आपके अकाउंट में, चले वो आप उसका जवाब देंगे। आप फिर फटाफट टीटियों में चले थे, बिल्कुल टीटियों में बात मलिक साहब से हम करवाएंगे अमेरिका से। शहबाज शरीफ के अकाउंट में जो 99% जो उनकी एसेट्स है वो टीटी पे भाई हम उधर आएंगे, सर उधर बात होगी, जरा बजट पे बात कर लेना थोड़ी सी। अब जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं कर पा रहे आप, या स्पीकर कहते हैं मैंने लीगल ओपिनियन देना है। मामला शायद सिंपल है, आने दे चले। बजट सेशन की अहमियत तो इतनी है ना कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौकफ इस पे जानना इसलिए जरूरी है। देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर के पीछे आपकी लॉजिक क्या है? प्रोडक्शन ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या है कि एक हल्का इंतखाब की नुमाइंदगी रह जाएगी। ठीक है, जो हल्का इंतखाब की जो नुमाइंदगी है, और वो आगे मनी बिल के ऊपर JIT पे तकरीर करनी है, मनी बिल पे ऊपर आके नैब पे तकरीर करनी है, तो नुमाइंदगी तो गरीब की हो नहीं रही। पर फिर भी भाई ये तो किसी भी मेंबर का इस्तेहकाक है ना। इसमें शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे, साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे। इनके दौर में खैर दस्ती साहब का नहीं हुआ, वो एक अलग इशू है। पर मेरी अपनी राय में, मेरी जो अपनी राय है कि उसके अंदर जो बंदा रिमांड में हो उसको जमहूरियत के पीछे नहीं छुपना चाहिए। अच्छा, मैं जरा मलिक साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इससे रुबीना खालिद साहब से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं जी जो रिमांड में है अभी जरदारी साहब, फिजिकल रिमांड है, यानी नैब की कस्टडी के अंदर है, तो वहां पर नहीं होना चाहिए। कोई वाज़ेह दलील हुकूमत की तरफ से हम लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, आप ये चाहते हैं जरदारी साहब गुफ्तगू करें, लेकिन क्या इंश्योर करें के हवाले से बात हो, नैब के ऊपर तनकीद ना हो उस तकरीर के अंदर? रुबीना साहिबा देखिए, बिल्कुल मैंने इनकी सारी बातें सुनी, और जितनी बातें थी वो एक दूसरे की कंट्रडिक्शन ही की। उन्होंने एक बात खुद करते हैं, उस दूसरी बात की फिर खुद ही कंट्रडिक्शन कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमने इनको शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने दिया। अब ये पूरी तरह से इस्तेहकाक अपोजिशन का है कि वो अपना लीडर किसको बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट बेंचेस का इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि वो डिक्टेशन दें या उसके ऊपर अपनी कोई मर्जी बताएं कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन कौन सा पसंद है। ये पूरी कुली तौर पे सवाबदीद है अपोजिशन की अपना कि वो अपना लीडर किसको बनाते हैं। और इसी तरह PAC का भी जो मामला है वो एक प्रेसिडेंट है जिसको फॉलो करना है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ही जो है वो PAC का चेयरमैन होता है। तो इसमें ऐसी कोई एहसान वाली बात नहीं है, कोई आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोई इसमें कोई हमारी असिस्टेंस नहीं की है। और दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं कि वो आके लोगों की बात नहीं करते, बजट की बात नहीं करते। देखिए, वो अपने हलके के लोगों को खुद जवाब दे हैं, वो अपने हलके के लोगों को जाके क्या जवाब देंगे ये उनका मामला है और उनके हलके के लोगों का मामला है। इनको इसकी फिक्र करने की कतन ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो रह गई कि कोरम पूरा ना करने की, मेरा ख्याल है कि कोरम पूरा करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि अपोजिशन की जिम्मेदारी है। आप ऐसा माहौल बनाती हैं हुकूमत, लेकिन जरदारी साहब अगर आते हैं, ऐसा माहौल बनाती हैं, तो आप एहतसाबी जिस इदारे की तहवील में जो शख्स है वो आकर उस इदारे के खिलाफ बात करना शुरू कर दे कि जी नैब गर्दी है, हुकूमत साथ मिल गई है। हुकूमत का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आप बजट के ऊपर बात करें, आप बताएं कि इस बजट को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, आप नैब के ऊपर बात ना करें। उनका आर्गुमेंट ये है। आप देखें, वो जब आएंगे बात करेंगे उसके बाद हम ये जजमेंट पास कर सकते हैं ना कि वो क्या बात करेंगे। हमें पहले से हम बता दें कि वो पूरी लिखी हुई तकरीर दे दें इनको कि वो क्या बोलेंगे वहां पे। शायद इसी से राजी हो जाएं, आप तकरीर दे दें, हाइलाइट्स बता दें। नहीं होते, आप हाइलाइट्स बता दें जरदारी साहब की तकरीर के कि किस बात नहीं। देखिए, वो तो जरदारी साहब अगर जब आएंगे तो वो जो तकरीर करेंगे नेचुरली वो अपनी मर्जी से करेंगे। एक जमहूरी मुल्क है, वो हर किसी को अपनी बात करने का हक है, वो जो भी बात करना चाहता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हुकूमत में इतना बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। पहली हुकूमत है जो अपना बजट पास करने की राह में खुद जो है
रोड़े अटका रही है। ये पहले रवैया हमने पहली दफा देखा है गवर्नमेंट का। ये ऐसी मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है कि गवर्नमेंट बेंचेस से वजीर उठ के जो है वो एहतजाज करें। नंबर गेम ना मलिक साहब। बात ये है कि मेरे ख्याल में वही हो रहा है, हुकूमत कहती है, यानी वज़ीर आज़म भी कहते हैं, उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि मैं जाता हूँ मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल करने की फिर कोशिश की और आज भी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये टिट फॉर टैट चल रहा है कि वो आप वज़ीर आज़म को टफ टाइम देते हैं, आप हुकूमत ने सोच लिया है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बजट स्पीच मुकम्मल नहीं करने देगी। ये मामला जाएगा किस तरफ? क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये कोई इतना बड़ा केओस मचता है तो लोग कहते हैं कि या आपकी पार्टी के लोग ही कहेंगे कि जी देखिए इससे तो जमहूरियत भी खतरे में पड़ सकती है, इंप्रेशन बड़ा ख़राब होता है सियासतदानों का। देखिए, दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो आपने अभी मुनीब साहब जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें आप खुद ही सोचें कि कौन किसको बता सकता है कि वो असेंबली के फ्लोर पे क्या कहे। ये बात कर रहे हैं, यानी वो प्रोटेक्शन जो असेंबली को 300 साल से मिली हुई है, आप वो ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो या पार्लिमानी लीडर खड़ा हो या कोई भी MNA खड़ा हो तो उसको सिर्फ उस चीज़ पे बात करनी चाहिए जो डिक्टेशन आए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। ये आप चाहते हैं तो फिर आप ख़त्म कर दें। आपने बुनियादी तौर पे ये सवाल पूछ के जमहूरियत जो है उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये 300-350 साल पहले प्रोटेक्शन दी गई थी। उस वक्त के बादशाह के ख़िलाफ़ स्पीकर ऑफ द हाउस ने प्रोटेक्शन दी थी, जिसके बाद में वो निज़ाम चलता चलता यहाँ तक पहुँचा है कि आप असेंबली पे कोई भी बात कर सकते हैं और आप किसी की जकड़ में नहीं होते। ये आज़ादी इसलिए दी गई है कि किसी को ब्लैकमेल ना किया जा सके, किसी को उठाया ना जा सके। जो वो असेंबली के फ्लोर में अपने हल्के के लोगों के मुतल्लिक कहे उसको इस्तेमाल उसके खिलाफ ना किया जा सके। तो आज आप ये कह रहे हैं कि आप वादा कीजिए कि आप नैब के खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो फिर आप ये भी वादा ले लीजिए। हुकूमत का तो यही आर्गुमेंट है ना मलिक साहब, ये तो हुकूमत का आर्गुमेंट। मैं उसी की तनकीद कर रहा हूँ ना जी। मैं आपको पूरा उसका सियासी पस मंज़र 300-350 साल की सियासी जो हमारी वो हिस्ट्री है वो मैंने आपके सामने तारीख इसीलिए पेश की है कि लोगों को पता चले कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये प्रोटेक्शन क्यों दी गई है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर सकें। तो आप ये प्रोटेक्शन तो नहीं हटा सकते। अगर आप हटाएंगे तो आप बुनियादी उक्दा जो है जमहूरियत का उसको ख़त्म कर देंगे। तो पहला नुक्ता तो ये है। दूसरा जो सवाल आपने उठाया है उसमें अहम बात यह है कि जिस दिन बजट पेश हुआ और शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, पहली बात तो यह है कि इस बजट के सेशन के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर ही नहीं की, और जब तकरीर ही नहीं की तो उनकी तकरीर को डीरेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ इशारा कर रहे थे ना कि मेरे ऊपर हुटिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वहाँ उस दिन भी वो नारे तो लग रहे थे मलिक साहब, इफ यू न्यूटली ऑब्जर्व्ड इट, वो नारे तो लग रहे थे वज़ीर आज़म के खिलाफ। वहाँ पर क्या नारे लग रहे थे जी? अगर आपको याद हो तो बता दो तो बताइए। नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अली नवाज अवान साहब हैं वो बताएंगे। तुसी मेरे को जरूर कहलवाना है वो नारा। ये अली भाई बताएं वहाँ क्या नारे लग रहे थे? मलिक साहब को याद नहीं आ रहा। मैं जरा बात मुसद्दिक भाई अगर राजी हैं तो मैं उस दिन के नारा भी बता दूंगा और आज के जो नारे थे वो भी बता दूंगा। मुझे जरूर जो आपकी मर्जी। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी असेंबली का मेंबर नहीं हूँ और मैं इस वजह से ये सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मैं सेनेट में हूँ और हमने कोई नाराबाजी वहाँ पे नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि ये जो बजट जिस शक्ल में हमारे सामने लाया गया है ये नामंजूर है। मगर ये तमाम तनकीद के प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर तो उस दिन बोले ही नहीं। और अगर आपने ये बात करनी है कि प्राइम मिनिस्टर के पुराने ज़माने में जब वो 1 मरतबा या 2 मरतबा आए थे तो फिर इस तरह तो आप वही बात हो रही है, वो भेड़ का बच्चा जिसको भेड़िया खाने आया, उसने कहा तूने मेरे ऊपर पिछले साल कीचड़ उछाला था, तो वो कहता है मैं तो 6 महीने का हूं, तो उसने कहा तेरे बाप ने उछाला होगा और उसको खा गया। तो ये तो बात नहीं हो सकती ना। इस वक्त बड़ा अहम सेशन प्राइम मिनिस्टर एश्योरेंसेस मांग रहे हैं अपने लोगों से कि क्या ये अपोजिशन मुझे तकरीर करने देगी या नहीं करने देगी। सर आपका एक लीडर भी कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर तकरीर करे अनइंटरप्टेड। पहले मुझे बात जरा मुकम्मल कर ले। देखिए बात यह है कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने शाम को क्या तकरीर की। इस वक्त हुकूमत का जो तर्ज अमल है और जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बजट पे बात ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, लोगों के सामने ये हकीकत ना आए कि इस बजट के अंदर चीनी के ऊपर, दूध के ऊपर, बालाई के ऊपर, जो आप घी इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है। यानी मटन पे टैक्स है, बीफ पे टैक्स है, फिश पे टैक्स है, आपने इजाफी टैक्स लोगों के ऊपर लगा दिया है। हमने ये कहा कि 1 लाख तक जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जिसकी
अब ताकत 50,000 रह गई, यानी 50% डीवैल्यूएशन के बाद जो 1 लाख रुपया पिछले साल था वो अब 50,000 रुपया रह गया। तो हमने कहा कि 1 लाख तक जो शख्स कमा रहा है उसको अपने बीवी बच्चों पे पैसे खर्च लेने दीजिए, माँ बाप पे खर्च लेने दीजिए। इन्होंने कहा नहीं उसको भी टैक्स करेंगे। बात यह है भाई कि ये जो गुफ्तगू है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, जिसमें चीनी की, दाल की, टैक्स की, बिजली के बिल की, गैस के बिल की बात होगी, ये बात नहीं करना चाहते। उस दिन रात को मैंने सोचा कि शायद प्राइम मिनिस्टर आए हैं और वो बात करेंगे बजट पे। वो तो लगता था किसी जहनी दबाव का शिकार हैं। आपने जो उनकी गुफ्तगू सुनी वो आप जरा दोबारा चला दीजिए। उन्होंने नहीं, क्या उन्होंने बातें कहा की? मैं छोड़ूंगा मैं नहीं। छोड़ूंगा नहीं, हाँ मैं फिर क्या छोड़ूंगा नहीं, मलिक उसका साहब, वो बजट जिन्होंने पैसा खाया नहीं वो उनको नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं, मगर बजट की बात कब होगी वो आप पकड़ लीजिए। देखिए आपने आधी ऑपोजिशन अंदर कर रखी है, बाकी को भी कर सकते हैं, आप कर लें। सर इस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट चल रही है, आप मेरी बात सुनिए। एक फैशिस्ट स्टेट है मलिक साहब, जो यही तो पॉइंट बारहा है सर ये कि बात कर असेंबली रही के अंदर करनी है सारी बातें सर। असेंबली के सर अंदर मेरी करनी है, बात कोई सुनिए, बंदा बाहर आप कर नहीं कैसे पा रहा सर। नहीं, आप देखिए कि इस वक्त जो रवैया है ये तो हमेशा से होता है। आपको मिफ्ता इस्माइल साहब का बजट याद है, इसहाक डार साहब का याद है। लोग चीखे मारते रहते हैं, कॉपियां फाड़ते हैं, बजट की तकरीर पूरी होती है, उसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाती है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम बजट पे डिस्कशन नहीं होंगे। और मेरा सवाल ये कि हुकूमत क्यों ये कह रही है? वो क्यों ये बात लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती कि बिजली को इन्होंने क्या किया, गैस को क्या किया, रोजमर्रा की खाने की अशिया को क्या किया, ठीक, महंगाई की शरह को क्या किया, तरक्की की शरह को क्या किया, लोगों के रोजगार बट का द क्या पॉइंट होगा, इज लोगों द को पॉइंट इज नौकरियां कहां से मिलेंगी। ठीक हो गया, बट द पॉइंट इज सर, आप ये कह रहे हैं कि आपकी लीडरान ये कह रहे हैं कि ये बजट हम पास होने नहीं देंगे, अवाम दुश्मन बजट है, हम नहीं, पूरी इस कोशिश शक्ल में करेंगे। आप मुझे बताइए ना, इस शक्ल में मुनीब भाई, मैंने अभी आपको 5-6 चीजें ठीक है, बताई, मैं बिल्कुल 10 ठीक और है, बता देता जेन्युइन हूं इस क्वेश्चंस है। शक्ल के अंदर। हाँ, अब सवाल ये हो रहा है कि जब बजट पे डिस्कशन नहीं होगी तो ये कोशिश ये करेंगे कि आखिरी दिनों में रेल रोड करें और बगैर डिस्कशन के मेजॉरिटी नंबर्स की है उसको इस्तेमाल करते हुए बजट को पास करवाएं और हम उसको रोकेंगे। ठीक, उनकी चले, आधी जो दैट इनके ये हवाले हैं वो आपकी तो वैसे इंटेंट, इनको छोड़कर जा रहे हैं। ये आपकी इंटेंट है। कदगन नहीं लगाई जा सकती किसी मेंबर के ऊपर कि वो क्या बात करे क्या नहीं करे। बहरहाल हुकूमत का जो कंटेंशन है वो हमारे सामने। बजट की अहमियत इसलिए है कि अगर हुकूमत बजट पास नहीं कर पाती, या कोई भी हुकूमत फॉर दैट मैटर पास नहीं कर पाती, तो एक बहुत बड़ा एक नो कॉन्फिडेंस होता है हुकूमत के हवाले से। और यही समझा जाता है कि हुकूमत ने अपनी मेजॉरिटी खो दी। हुकूमत अगर बजट ही पहला नहीं पास कर पाती तो एक बहुत बड़ा इशू होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये नहीं, लेकिन अपोजिशन क्या कह रही है? 15-16 लोग राब्ता कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। बिलावल साहब कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बट अली भाई, ये 15-16 लोग को आइडेंटिफाई कर पाए हैं आप? कौन लोग हैं आपकी सफ़ों के अंदर जो अपोजिशन से राब्ते में हैं, जो बजट पास होने से रोकना चाहेंगे या रोक लेंगे? अच्छा, मैं इस पर बात करता हूँ। मैम ने एक बात की थी, बड़ी ट्रेडिशंस की बात करते हैं, बड़े जब ये आते हैं ना अपोजिशन में, इनको ट्रेडिशंस याद आ जाती हैं। आप बिल्कुल, कोई हमने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा कोई ज़रूरी था काम करना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का शहबाज शरीफ का आपको बना दिया, तो पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ का सिंध में क्यों नहीं बनाती? वहाँ क्यों आज भी जो बंदे जेल में हैं वो उनकी जो पार्टी मेंबर्स हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हिस्सा है? और जो राइट था इनके हवाले से, जो माशाल्लाह ट्रेडिशंस चलती हैं, और मुसद्दिक भाई के हवाले से जो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, अगर पूरी तरह फॉलो करें तो इनके बहुत सारे लोगों को इस्तीफा देके चले जाना चाहिए था जितने वो अंदर हैं। बट जो अच्छा हप गंदा गंदा तो फिर इनके जो बात की कोरम की निशानदेही, फिर मैम मेरे ख्याल हमारा हिस्सा है वहाँ, अगर इनको याद हो, इन्होंने आके वाकई निशानदेही की थी, कोरम पूरा था। मैं बता रहा था कि आप इंटरेस्ट कितना है लेजिस्लेशन में, पर थोड़ा मसला होता है। अगर आप जिस तरह पहले हुकूमतें चलती थी कि पंजाब में हुकूमत है नून लीग की, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और सीनियर वजीर है पीपल्स पार्टी के, तो भाई मुका वाली गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये तब्दीली है, यहाँ बिल्कुल बात होगी, आपसे हिसाब लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने जो किया हम खत्म कर देंगे, जब आप कर रहे होंगे हम फिर खत्म कर देंगे। अब खान साहब आ गए हैं, और जब खान साहब आ गए हैं, तहरीक इंसाफ आ गई है, गवर्नमेंट उनकी है, तो इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। क्या आप वाकई बात कराना चाहते हैं बजट के ऊपर? देखिए, ये मलिक साहब ने बहुत, मैं अभी बता रहा हूं, आप बात नहीं करना चाहते बजट के ऊपर। मैं बात बता रहा। फिर मुसद्दिक भाई ने बात की ज़हनी दबाव की, तो वाकई जो खान साहब ने तकरीर की, बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव में कर दिया है, और बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि पिछले 10 साल का हिसाब देना है कि जो 24,000 अरब रुपए का जो आपने कर्जा लिया है, जो इस साल हमने 9 अरब डॉलर देना है, और उसमें 14 अरब डॉलर जो आपने लिया है वो कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिया है, उसका हिसाब देना है आपने। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव हो गया है
माशाल्लाह आज या कल सुबह आपको बंदों के नाम भी पता चल जाएंगे, कमीशन बन जाएगा, वो पूरा काम करेगा। बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव में आने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं मुनीब भाई, जो आखिरी क्वेश्चन है आपका, कि हम बिल्कुल चाहते हैं और कि बिल के ऊपर बजट की बात हुई, एथिक्स कमेटी बनी हुई है, आ जाएं, एथिक्स कमेटी में बैठते हैं, जो चीज़ उस पर डिसाइड होगी आए उसके ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे। खान साहब को टाइम मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिलेगा, जो बात करना चाहता है उसको हम तो बिल्कुल ओपन है। हम तो बिल्कुल आज आपने किसी स्ट्रेटजी के तहत शहबाज शरीफ साहब को रोका है? आज किसकी डायरेक्शन पे रोका गया? ये भी तो बताएं ना। एक बात मुनीब भाई आखिरी, हम उस तरह बलडोज नहीं करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ को आप हेड ऑफ दैट पार्टी नहीं बना सकते, तो आपने एक दिन के अंदर पूरे के पूरा अमेंडमेंट कर दी थी लॉ के अंदर और कोई बहस नहीं होने दी थी। तो हम बिल्कुल नहीं है, हम कौम के सामने रखेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं। आप बुलडोज तो नहीं करेंगे? कोई वो कहते हैं कि ये आप जिस तरह वो सदिक साहब कह रहे हैं कि आप एंड में जल्दी हो जाएगा सब कुछ, और बुलडोज तो नहीं करेंगे, ऑपोजिशन की आरा इसके अंदर शामिल होंगी, क्योंकि अभी तो बात ही नहीं हो पा रही ना, ऑपोजिशन तो इसके ऊपर कुछ बता ही नहीं पा रही। हम तो भाई मुनीब भाई, मुसद्दिक भाई भी राब्ता करें। हम नून लीग का ये भी मसला है कि इनको पता नहीं, कहते शहबाज शरीफ से बात करनी है कि मरियम से बात करनी है। अब आप नंबर पूछ रहे थे खाकान अब्बासी साहब से, अब उनको बेचारों को नहीं पता कि मेरे से किसने राब्ता किया या किसी और से किसने राब्ता किया। तो उनको तो अपनी पार्टी में नहीं पता कि कौन हो रहा है। मैं मलिक साहब एक बात बता के जा रहा हूँ, मैं मलिक साहब से पूछ लेता हूँ, ये वैसे कोई कांटेक्ट का मसला हो रहा है मलिक साहब को, वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखे ना PMLN का, ये अली नवाज साहब देखे तंज कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखे, अपना सिंगल वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। वो कहते हैं पता ही नहीं है, खाकान भाई साहब कोई बात कर रहे हैं। मलिक साहब आप बता दें 14-15 लोग कौन से सर? नहीं देखिए, खाकान अब्बासी साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस वक्त बात नहीं कर रहे। हमारा बड़ा नुक्ता नज़र वाजे है। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब कायद हैं, इन दोनों की गाइडेंस के अंदर पार्टी चल रही है। मुसद्दिक भाई दिल के ऊपर हाथ रख के कहना है आपने, अब सच्चे आदमी है, दिल के ऊपर हाथ रख के कहना है। जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी बात वो स्काइप पे है और दिल के ऊपर हाथ नजर नहीं आएगा, लेकिन चले मैं मान लेता हूँ रखा हुआ। मैं मान लेता हूँ। लेकिन देखें, जो अहम बात है, मैं 2-3 चीजें नुकात पेश करूंगा। एक तो ये आप देखें, अभी अली भाई ने पेश किया, ये वाली बात क्लियर कर दें। जी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी जी। इस वक्त बिल्कुल साफ और शफाफ पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्हीं की जेर सरकर्दगी सब कुछ चल रहा है। हमें सुन लीजिए, जो बिलावल भुट्टो साहब आए थे उसमें शहबाज शरीफ भी नहीं थे और ना हमजा साहब थे। नहीं, हमजा साहब को तो आपने अंदर बंद कराया हुआ ना। नहीं कोई सीनियर आदमी नहीं था इसमें, कोई भी बहुत ज्यादा सीनियर जो पार्टी के टॉप ऑर्डर था वो नहीं था। ये जाती एक मुलाकात थी जिसमें हमारी तरफ से 3-4-5 लोग थे। जी 3-4-5 हमारी तरफ से लोग थे, 3-4-5 उनकी तरफ से लोग थे। हमने जो 3-4 चीजों के ऊपर बात हुई वो अवाम के सामने पेश भी की। खान साहब ने अपने पिछले इलेक्शन के गोशवारों में अपनी उस वक्त की जो बेगम हैं उनके क्या असासे डिक्लेयर किए थे, और आपको काशिफ अब्बासी और महर अब्बासी का वो प्रोग्राम 2 याद होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 2002 में अपनी बेगम के असासे क्यों नहीं डिक्लेयर किए। तो उन्होंने कहा काशिफ कंफ्यूज ना करो लोगों को। भाई क्यों, क्या कंफ्यूज ना करो? यानी आपने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, आपने काला धन सफेद करने वाली स्कीम के तहत अपना अपार्टमेंट डिक्लेयर करवाया, और आज आप एक मुअज़्ज़िज़ जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो आप खुद पास नहीं कर सकते। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नहीं मानते। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं हर बात मानता हूं, लेकिन ये आप बता दीजिए ना, जब उन्होंने असासे अपने डिक्लेयर नहीं किए। कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है। नहीं इस मामले में नहीं कहा ना भाई, नहीं इस बात पे नहीं कहा। अच्छा, इस बात पे नहीं कहा। जो 3 रुकनी बेंच ने कहा वो ठीक नहीं कहा। अच्छा ठीक है। नहीं आप बात अली मेरी बात सुनिए ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बेंच ने क्या कहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रॉपर्टी के हवाले से, एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से कह रहा हूं कि 2002 में उन्होंने अपनी बेगम के, या इस दफा उनके बच्चे हैं, उनके जो ससुर थे पुराने, वो यूरोप के 6ठे सबसे रईस आदमी हैं, उन्होंने अपने नवासों के नाम पे जो जायदादें लगाई हैं, जो ट्रस्ट बनाए होंगे, क्या इन्होंने डिक्लेयर किए हैं? क्या इन्होंने अपनी किसी भी बेगम के असासे डिक्लेयर पुराने वक्तों में किए हैं? और अगर नहीं किए तो फिर नहीं, ये बात देखें ना, मैं बड़ी अच्छा, ये बात बड़ी अच्छा चले ठीक है, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब सवाल ये इस पे बात हुई। नहीं ये बड़ी, देखिए मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। अगर आपने असासे डिक्लेयर किए हैं तो आपको बता देना चाहिए, अगर नहीं किए
जी मैं बिल्कुल गलत कोई ठीक है, बात चले नहीं ठीक कर है, रहा हूं। ये मुनीब भाई, अच्छा, मैं मैं मेरे ख्याल में मलिक साहब दैट टेक्स देखिए दूसरा अहम नुक्ता जो डिस्कस हुआ वो ये था कि भाई ये किस तरह का प्रेजुडिस है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जब आप यानी पंजाब हुकूमत के अंदर इस वक्त जो अभी अभी वजीर पकड़े गए हैं फूड के, सफ्तान खान उनके साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिल गए। जंगलात के, यानी ऐसी क्या बात हुई कि पंजाब के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं? इसका मतलब है कि पंजाब के स्पीकर इस कदर इनके दबाव में नहीं है। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी नहीं उनकी वो तो खैर जिम्मेदारी आप है दुरुस्त कि कह वो रहे हैं, इस्तेकाक एक स्पीकर न्यूट्रल का आदमी है, के, इस्तेकाक है, बट नहीं मगर न्यूट्रल देखिए उसका हक न्यूट्रलिटी भी तो है ना, स्पीकर किसी ठीक है, पार्टी का तो नहीं होता। ठीक हो इसका गया। मतलब है कि स्पीकर के ऊपर भी झगड़े शुरू हो जाएंगे अब इसके बाद, फिर हमारा जहां बस सर चले बात हम यह है उनके कि लोग स्पीकर की उल्टाएं। न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठता रहा है, ये अब भी उठ रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, याद सादिक साहब जब थे उस वक्त भी उठता था वो, क्योंकि कहा जाता था कि वो आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से, तो स्पीकर की इम्पार्शियलिटी के ऊपर तो सवाल उठता है, कोई अग्री करे या ना करे, यू हैव अ पॉइंट देयर। बट मैं जरा रुबीना मुनीब साहब, भाई, just want to- मैं जरा रुबीना साहबा को इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी, मुसद्दिक भाई की बात में मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मुनीब भाई, इस 10 महीने खान साहब का प्रॉपर एहतसाब हुआ है, वो ऑपोजिशन में थे और 40 साल पहले की मनी ट्रेल्स दी हैं उन्होंने और सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। हमने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि अब्बू से पूछ लो, अब्बू फौत हो गए तो उन्होंने कहा अपने पोतों से पूछ लो, पोतों ने कहा कि सफदर साहब से पूछ लो, और ये 14 बेसिकली जो बात मलिक साहब कह रहे थे वो सके और उसके बाद प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के हवाले से बात कर रहे थे, वो और बात कर रहे हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम की वो ऐसे डिक्लेरेशन के हवाले से बात करें, बट लेट मी इलेक्शन कमीशन के सामने अपने आप कागजात, चले ठीक है, वो एक चैलेंज कर सकते हैं, वो मामला तो खत्म हो गया ना। मैं जरा रुबीना साहबा के पास जाऊंगा। रुबीना खालिद साहबा, आप बताइए, ये माजी भरा पड़ा है, मैं अगर चलाना चाहूँ तो शायद पूरा प्रोग्राम उन क्लिप्स के ऊपर हो सकता है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस इलेक्शन के बिल्कुल पहले एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, बिलावल साहब सो मत सो एक दूसरे के बारे में, या मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमाते रहे। जब ये मिलते हैं तो लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप लोगों को कि वाकई आप अवामी मफाद में मिल रहे हैं या इस मुल्क की वसीतर मफाद में मिल रहे हैं और ज़ाती मफाद में नहीं मिल रहे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन का जो मौसम होता है और इलेक्शन के जो रेटोरिक होते हैं, जो बातचीत इलेक्शंस के दौरान होती है, वो एक अलग मायने रखती है। लेकिन जो बात अभी हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी है, मुस्लिम लीग नवाज की अपनी है, पीटीआई की अपनी है, हर एक अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए एक बड़ी मुसीबत की सूरत में एक चीज़ आती है तो आप इकट्ठे होते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप अब देखिए ना, इस वक्त इन्होंने कहा कि खान आया था, पता नहीं किस में उन्होंने आज किया कि खान आया था, सब मुल्क को अच्छी तरह से पता चल गया कि खान साहब आए हुए हैं। क्योंकि मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, मैंने महंगाई आती थी, ज़रूर आती थी, 2 4 5 अशिया महंगी हो जाती थी, या चलो पेट्रोल महंगा हो जाता था, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड हमने अकाउंटेबिलिटी जो सुनी थी, अक्रॉस द बोर्ड महंगाई ये लेकर आए हैं। मतलब आप सोचें, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया, आम आदमी की ज़िंदगी जितनी तकलीफ में इस वक्त है, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी बातचीत जो लोगों से होती है वो लोग बताते हैं कि वो किस कदर, मतलब ये मुझे बताएं कि आपने तनख्वाह में इजाफा किया किसी के 1500 रुपए, आप उससे टैक्स मांग रहे 2300 रुपए, अगर मैं आपको दूं 1500 रुपए और आपको कहूं इसमें पैसे डाल के मुझे वापस 2300 रुपए कर दे, तो ये किस किस्म की जो है पता चल रहा है हमें सबको कि खान साहब आए हैं। आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल पता चल रहा है कि खान साहब आए हैं। जहां नाइंसाफी होगी, देखिए नाइंसाफी जहां होगी, ये पहली दफा नहीं है कि हम ये पार्टियां जो हैं ये इकट्ठी हो रही हैं। ये पार्टियां तब भी इकट्ठी हुई थी जब एक आमिर की हुकूमत थी इस मुल्क के। आज के दौर में तो नहीं है ना, आप तो वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी हुकूमत है। और साथ में देखिए, जब मुल्क मुश्किल में होता है तो फिर आप अपना डिफरेंसेस जो हैं वो अलग करते हैं और आप इकट्ठे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक दूसरे की आइडियोलॉजी फॉलो करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री आप लोग इकट्ठे होते हैं, और ये माजी में भी हुआ है। इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात तो है नहीं कि सब लोग परेशान है कि इकट्ठे कैसे हो गए। ठीक है, हमारा इलेक्शन में जब आएंगे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि जरूरत है, मुल्क को जरूरत है,
इत्तेहाद की तो इत्तेहाद है और रहेगा। अच्छा चले ठीक है, बिकॉज ये सेगमेंट हमारे पास इतना ही था। मैं ज़रा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रीमिया खालिद साहबा का, अली नवाजवान साहब का और मुसद्दिक मलिक साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, जब वापस आएंगे एक बहुत अहम सेगमेंट है, इसलिए कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो एक हाई पावर्ड कमीशन बना रहे हैं, उसके सरबराह का ऐलान भी होने वाला है। कम से कम पिछले 5 साल के अंदर यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जवाब दे रही है ऑफिशियली कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कितना कर्जा लिया और वो कहाँ खर्च हुआ, प्रॉपर ब्रेक डाउन के साथ। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, वो पूरा ब्रेक डाउन भी दे रहे हैं और उनका जो क्लेम होगा वो हमारे सामने है, आपस की बात के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर होगा और फिर हम हुकूमत से पूछेंगे कि हुकूमत इसको कैसे कन्फ्रंट करती है। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूं, अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। ये हाई पावर्ड कमीशन के अंदर सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। हाई पावर्ड कमीशन का ऐलान हो चुका, उसके सरबराह का ऐलान भी ऐन मुमकिन है कल के दिन हो जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछले 5 साल के दौरान हुकूमत पे थी, हुकूमत करती रही। उस दौरान मुस्लिम लीग नून ने कितना कर्जा लिया, पाकिस्तान का कर्जा, टोटल कर्जा कितना था और कितना बढ़ा पिछले 5 सालों के अंदर, और मुस्लिम लीग नून ने वो कर्जा कहाँ स्पेंड किया, ये जानने के लिए हम चलते हैं साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ। और ये बात मैं फिर बता दूं कि ये जो बातें अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब करेंगे, उनके मुताबिक ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19 का जो है, जो कि रिसेंटली जारी हुआ, उसके अंदर ये फैक्ट मौजूद है और फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी जो अदादो शुमार वो भी बताएंगे, उन्हें चैलेंज कर सकती है और इसी शो के ऊपर वो आकर इनको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। मिफ्ताह साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़रा वज़ीर आज़म का सवाल जो है वो हमारे सामने है। एक जो चार्ट आपकी तरफ से मौसूल हुआ, हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए हमने उसको टेलीविज़न पर भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी वो देखेंगे। ज़रा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं पॉइंटेड सवाल करूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई तो कितना कर्जा आपको विरसे में मिला, यानी कितना कर्जा उस वक्त था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई? मुनीफ भाई, ये मैंने जो आपको टेबल भेजा था, टेबल ए पेज 134 है मेरे ख्याल से, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है जी, उसके अंदर ये पाकिस्तान उसमें ये मौजूद है। जब हम आए थे तो 14,292 रुपए अरब 14,292 अरब रुपए कर्जा था 1 जुलाई 2013 को। ठीक है। और जब हम गए उसके 1 महीने बाद, हम तो गए थे 31 मई को, 30 जून 2018 को जो कर्जा था वो 24,992 अरब 992.9 अरब रुपए था। ठीक है, ठीक है, 992.9। तो इसके अंदर हाँ, इसका मतलब ये है कि हमने गुज़िश्ता 5 सालों में 10,660 अरब रुपए का, ये हुकूमत पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स हैं। वज़ीर आज़म जो नंबर देते हैं वो गलत है, उनको ये नहीं देना चाहिए। और उनके जो मुशीर हैं, मुशीर फाइनेंस के, उन्होंने भी यही नंबर कोट किया जो मैं कोट कर रहा हूँ, कि जो हम छोड़ के गए थे वो 10,000, हमने कर्जा जो लिया वो 10,660 रुपये ग्रॉस खर्चा है। हम 1900 अरब रुपए बैंक अकाउंट्स में छोड़ के गए थे मुख्तलिफ इदारों के, अगर उसको, और जो हम आए थे तो 800 कुछ थे, अगर उसको बिना कर लें तो हमने 9,600 अरब रुपए कर्जा लिया है। लेकिन बहरहाल चलें, उस पर भी हम बहस नहीं करते, हम 10,600 अरब रुपए कर्जा लिया है। 10,600 जिस तरह हम गिन रहे हैं, ठीक है, 5 सालों में जी, 5 सालों और जिस तरह मैं गिन रहा हूँ उस हिसाब से ही खान साहब की हुकूमत ने इस साल के अंदर 5,000 अरब रुपया कर्जा ले लेगा जून के एंड तक। ठीक है। और अगेन वो पेज 11 ऑफ अपेंडिक्स XI पे ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 3,600 अरब रुपए 9 महीने में कर्जा ले चुके हैं। वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मौजूद है, वो मैंने खुद भी देख लिया, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो ठीक है। अच्छा, जरा आप इस पर आ जाते हैं कि जो आपके नजदीक जो वज़ीर आज़म फिगर दे रहे हैं कर्जों के हवाले से वो गलत है, लेकिन वज़ीर आज़म चले 10 साल की बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों का हिसाब आप दे सकते हैं। जब आपकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान का कुल कर्जा 14,292 अरब रुपए था, ये आपका कहना है। पिछले 5 दर आपके मुताबिक आपने तकरीबन 10,660 अरब कर्जा लिया। आप जरा उसके ब्रेक डाउन पर आ जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म की जो कंसर्न है वो यही है कि ये पैसा
क्या आपके लीडरान के फॉरेन एसेट्स बढ़ाने पे या बैंक अकाउंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहा, या इससे कुछ मुल्क और कौम का भी कोई फायदा हुआ? जरा उस चार्ट की तरफ जानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को वो भी दिखाएं कि जो आपके मुताबिक है उसका ब्रेकडाउन जरा हमें समझाइए। जी मुनीफ भाई, उससे पहले कि मैं ये समझा दूं, आपको ये बता दूं कि जो पीपल्स पार्टी के ज़माने का जो हिसाब है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले देंगे। मैं तो अपने ज़माने का, मियां नवाज शरीफ के ज़माने का हिसाब आपको दे सकता हूँ। लेकिन बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि जिस शख्स को वज़ीर आज़म ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए वोट दिए थे, सलीम मांडवी वाला साहब, वो और जो इनके एडवाइज़र फाइनेंस हैं जो जरदारी साहब के थे, वो दोनों को हिसाब पता है पीपल्स पार्टी का, तो उनसे पूछ सकते हैं। वो तो इनके घर की बात है, आपस की बात है जिसको कहेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं तो हम बता देते हैं आपको। और ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म का जो हिसाब है 30,000 अरब रुपए का, उसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर की लाइबिलिटीज़, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस की लाइबिलिटीज़ मिलाते हैं। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इनका, उस हिसाब से देखा जाए तो इनका नतीजा और भी ख़राब है। वो 5,000 अरब रुपए नहीं है, 6,000 अरब रुपए है। लेकिन वो बात गलत है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आइए देखें, वज़ीर आज़म साहब पूछते हैं कि हमने डेट कितनी ली। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने टैक्स भी लिया है 16,000 अरब रुपए का। तो अगर आपने ये देखना है कि हमने खर्चा कितना किया, तो ये देखिए कि हमने 5 साल में 16,277 अरब रुपए का कर्ज लिया है, सॉरी टैक्स वसूल किया है। ठीक है, वसूल किया है हमने सर। नॉन टैक्स रेवेन्यू लिया है 4,056 अरब रुपए का। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये कि मतलब ओजीडीसी के मिसाल के तौर पर डिविडेंड्स के आ गए, पासपोर्ट फीस की आ गई, जिसको नॉन टैक्स स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स आ गए, तो 4,000 अरब रुपए का, 4,056 अरब रुपए का हमको नॉन टैक्स रेवेन्यू आया। ठीक है। उसके बाद बजट डेफिसिट है। ये बजट डेफिसिट को मैं फाइनेंस करने के लिए जो कर्ज लेते थे हम लोग, वो हमने लिया है 8,328 अरब रुपए का। ठीक है। जो 9,600 में जो बाकी फर्क आता है वो इसलिए आता है कि करेंसी डिवैल्यू हुई। जो हमने कर्ज लिया है नेट हुकूमत पाकिस्तान चलाने के लिए इन 5 सालों में, वो 8,328 अरब रुपए का है। अगेन ये फिगर्स कोई भी जो हैं वो कोई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेट बैंक की वेबसाइट भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे हैं, फिजिकल ऑपरेशंस के अंदर, और जाके आप ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से भी, कोई छुपा हुआ डेटा नहीं, पब्लिक डेटा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास 28,661 अरब रुपए हमारे पास वसाइल थे इन 5 सालों में, जिसमें आपका टैक्स शामिल है, जिसमें आपकी पासपोर्ट फीसें शामिल हैं, जिसमें ओजीडीसी का नफ़ा शामिल है, और जिसके अंदर जो हमने कर्ज लिया है वो शामिल है। इस सब मिलाकर हमने 28,661 अरब रुपए इस कौम के खर्च किए। अब मैं आपको बताऊं मैंने कहाँ खर्च किए या हमने कहाँ खर्च किए। सर हमने देखिए हमने दे दिए 6,000, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने सर ये बजट प्रोविंशियल ट्रांसफर्स हमने करे हैं 7,900 अरब रुपए के। 5 सालों में 7,900 अरब रुपए के प्रोविंशियल ट्रांसफर्स करें हैं। 6,063 अरब रुपए हमने दिए हैं सूबों को। 6,563 ये आपने लिखा है डेट सर्विसिंग की मद में लिखा हुआ है 6,500। जी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ 6,500 डेट सर्विसिंग की मद में दिए, माफ कीजिएगा। प्रोविंशियल ट्रांसफर हमने किए 7,900 अरब रुपए। ठीक है। उसके बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए हमने दिए 3,997 अरब रुपए, 3,997। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद पीएसडीपी जो है वो 2,819 अरब रुपए। उस पर मैं आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है। पीएसडीपी क्या है? 2,819 अरब रुपए में आपको क्या मिला है? 2,819 अरब रुपए में आपको हवेली बहादुर शाह और बिक्की के पावर प्लांट्स मिले हैं, दुनिया के मोस्ट एफिशिएंट गैस के। 2,800 अरब रुपए में आपको 1,600 किलोमीटर 6 लेन मोटरवेज मिले हैं। आपको 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाईवेज और इंटरसिटी रोड्स मिले हैं। आपको सूखी किनारी आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपने कच्ची कनाल कंप्लीट करी। नीलम झेलम जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ था और किसी ने फंडिंग नहीं करी, वो आपने कंप्लीट करी। तरबेला का 4th एक्सटेंशन जिसका अगेन मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्लान बना था लेकिन किसी ने मुकम्मल नहीं किया, ये मियां नवाज शरीफ ने मुकम्मल कराया। लोवराई टनल जो थी वो भुट्टो साहब ने उसका इनाग्रेशन किया था, वो मियां नवाज शरीफ ने खत्म कराई। तो 2,819 अरब रुपए में आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। फिर आपको 755 अरब रुपए में बिस्प की और नॉन डेवलपमेंट फंडिंग थी जो हुकूमत चली है, सिविल हुकूमत चली है। इसके अंदर 1,379 अरब रुपए लगे हैं। पेंशन जो हमने दिए हैं वो 1,226 अरब रुपए की दिए हैं। जो ग्रांट्स हमने दिए हैं नॉट टू प्रोविंसेस, ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को दिए हैं, टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज वगैरह देते हैं, ये 1,669 अरब रुपए और 1,440 अरब रुपए जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज जिसके अंदर अगेन कुछ सब्सिडीज वगैरह शामिल होती हैं। ये सारे हेड्स होते हैं जो दिए हुए। मतलब इनकी माइन्यूट डिटेल्स भी अवेलेबल होंगी ना वंस द कमीशन प्रोब्स कि ये पैसे कहाँ गए होंगे। ठीक हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम भी दे सकता हूं, वजीर आजम चाहें कि तालिब बलोच के कंप्यूटर के अंदर ये सारे डेटा मौजूद है। अच्छा वाह, तो वो क्या बात उसको है। बुला लें तो एक साहब ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक हो गया। ये तालिब बलोच साहब कौन है वैसे? ठीक है। तालिब बलोच साहब कौन है? ये बजट के अफसर हैं और हुकूमत पाकिस्तान के 15 साल से बजट यही बना रहे हैं, 20 साल से। तालिब बलोच साहब की भी अजीज साहब के जमाने में, ठीक है ठीक है, ठीक है, तो उनको बुला लें और नवेद कामरान बलोच के साथ वो दोनों आगे प्रेजेंटेशन कर देंगे। ये 15 मिनट का काम है, अगर काम आता हो तो। आपने वज़ीर आज़म का को 15 मिनट लगती थी, वज़ीर आज़म का कुछ काम तो आसान कर दिया ना आपने। ठीक हो गया। मुझे ये प्रेजेंटेशन देने में शायद अब्बासी को 15 मिनट लगेंगे, शायद इमरान खान को समझने में 2-3 घंटे लगे, लेकिन उनको भी समझ आ अब आप देखें, यहाँ सियासी बात कर दी आपने सियासी बात कर दी। सर देखे ना, अब सियासतदान तो हूं ना, वरना अगर खान साहब कमीशन बना रहे हैं 10 साल का तो इस साल को भी डाल देते यार, 11 साल का पूछ ले। अगर आप किसी के गिरेबान को पकड़ रहे हो तो पहले अपना गिरेबान में झांक लो कि इस साल 5,000 अरब रुपए आपने किस चीज के कर्जा बढ़ा दिया है, आपने 3,000 अरब रुपए क्यों कर्ज ले लिया है। अच्छा, ये इसी चार्ट के अंदर जरा इस पे आ जाए। ये इसी चार्ट के अंदर एक 913 अरब का नीचे एक फिगर आपने दिया हुआ है और उस पे लिखा है डिफरेंस प्रोविंशियल लेंडिंग एंड अदर स्मॉल हेड्स। ये किस मद में जाते हैं पैसे? सर ये देखें, ये फ़र्क है रेवेन्यू और ये हर हम लैंडिंग करते हैं स्टेट का और कॉरपोरेशंस को, छोटे छोटे बहुत सारे और खर्चे होते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी लिस्ट लंबी होती है। अगेन जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब कंप्यूटर में पढ़े हुए हैं, बुलाइए वो सब बता देंगे, ठीक है। और मैंने शायद अब्बासी ने ये कहा है कि शायद अब्बासी साहब जो है वो किसी भी कमीशन पे जाने के लिए तैयार है, मैं उनके साथ चले जाऊँगा। किसी भी कमीशन को कोई चीज़ चलनी है, मियाँ नवाज शरीफ के पहले दिन जिस दिन हमने असेंबली ने हलफ लिया है 1 जून 2013 से 31 मई 2018 तक, हम सारे मुस्लिम लीगर्स बंधे हुए हैं, इंशाल्लाह पूरा हिसाब देंगे आने पैसे का। ठीक हो गया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बातें कही हैं मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्होंने आपस की बात में ये डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर किया है, पूरा ब्रेक डाउन है बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के। और ये कुछ चीज़ें तो खैर मैंने इकोनॉमिक सर्वे से काउंटर चेक भी कर ली हैं। बाकायदा उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर, स्टेट बैंक के पास ये फिगर्स मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमाद अजहर साहब से या जनाब हफीज़ शेख साहब से कि अगर वो चाहें तो मुस्लिम लीग नून ने जो अपना हिसाब दिया है इसके ऊपर आके सवाल उठा सकते हैं। हम फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को उनके साथ बैठा देंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी पूरी जस्टिफिकेशन यहाँ पर देंगे। जो 14,292 अरब पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जा 6,000 से 14,292 बढ़ा, उसके बारे में भी मिफ्ता साहब ने कहा है कि सलीम मानवीवाला साहब या हफीज़ शेख साहब खुद आकर ब्रेक डाउन दे देंगे कि वो कर्जा किस मद में लिया गया, कहाँ खर्च हुआ, और अगर कोई पैसे साइफन ऑफ किए गए तो वो भी छुप नहीं सकेंगे। मेरे ख्याल में हमने आज के सेगमेंट से वज़ीर आज़म का जो काम है उसको कुछ हद तक आसान करने की कोशिश की है। मिफ्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनमें? मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि जब देखें, जो चीज़ वज़ीर आज़म साहब को ये चाहिए थी सीखना कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में वो तकरीबन 1500 अरब रुपए का डेफिसिट कर रहे थे, इनके दौर में 3,000 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है, 5,000 का डेट बढ़ा है। तो इनको ये समझना चाहिए था कि यार ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, इसको बैठ के अब सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिसिट बढ़ते रहेंगे। अगले साल इससे ज़्यादा डेफिसिट होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर चीज़ें चेंज नहीं करी तो उसके अगले साल इससे ज़्यादा डेफिसिट होगा। तो ये चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। डार साहब ने, हमने कुछ भी करके, डार साहब ने खास तौर पे बड़ा अच्छा कंट्रोल करा था, इनसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, ठीक है। हमको चले, अल्लाह ताला ने उस वक्त मेहरबानी थी। मेरी गुजारिश ये है कि जो कमीशन बन रहा है उसको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कंट्रोल क्या हो, ये ना कि झूठे इल्ज़ाम लगा दें आपका उस करप्शन के। ठीक है, पर अगर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जिस तरह अगर ये फैक्ट्स और फिगर्स दुरुस्त है तो फिर किसी को घबराने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कमीशन ने किसी बेगुनाह शख्स को तो वो पेनलाइज कर नहीं सकता। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।